हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे शेर तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बहुत ही शानदार से जबरदस्त से इस सेशन में परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आज हाजिर हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन कल से पढ़ेंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो आज बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो टॉप 30 क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से। वो 30 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन के अराउंड होंगे। तो आइए बढ़ते हैं एकदम शानदार जबरदस्त सेशन की तरफ। इस सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो कह रहा है कि WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी व्हाइट मतलब श्वेत, ब्लड मतलब रक्त और सेल्स मतलब कणिकाएं। तो कह रहा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारी शरीर की क्या होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होती है। इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिरक्षा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती है और रोगों से रक्षा करती है। जो WBC है हमारी क्या करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती है, बढ़ाती है और रोगों से लड़ने में सहायता करती है। रक्त प्लाज्मा कह रहा है इसमें लगभग 90 से 92% जल तथा 8% घुलनशील प्रोटीन होते हैं। जो हमारी रक्त प्लाज्मा होती है इसमें क्या होते हैं, 90 से 92% जल होता है और 8% इसमें क्या होते हैं, घुलनशील प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर एंटीबॉडी का निर्माण, रक्त के लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं। जो रक्त में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाने का कार्य करते हैं। ये देखिए ARBC है, रेड ब्लड सेल्स। तो और ये क्या है हमारा WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो बढ़ते हैं आगे। और ये हमारी क्या है, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा है, दिखना ही तो होगा। ये हो गया आपका प्लाज्मा, ये हो गया WBC, ये हो गया हमारा RBC। तो बढ़ते हैं आगे। लिगामेंट्स, जो लिगामेंट्स होते हैं हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का वाला ऊतक होता है। जो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट किसे कहते हैं, हड्डियों को क्या करते हैं, दूसरी हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं, हम लिगामेंट कहते हैं। फिर टेंडन किसे कहते हैं, पेशी, मसल की हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक। जो मसल की हड्डी को क्या करता है, जो पेशी को क्या करता है, हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक। और सबसे लंबी पेशी, जांघ की स्थित सार्टोरियस शरीर की सबसे लंबी पेशी है। तो सार्टोरियस क्या है, शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है। बढ़ते हैं आगे। कर तने व जड़ का रूपांतर, कर आलू एक क्या है, रूपांतरित तना है, जबकि गाजर मूली जड़ का उदाहरण है। एक रूपांतरित तना का उदाहरण पूछे तो क्या कहेंगे, हम आलू को ले सकते हैं। उसमें क्या है, रूपांतरित तना, जबकि जो गाजर और मूली होती है क्या होता है, यह जड़ का उदाहरण क्या है, नीचे सीधे जमीन में जाती हैं। आलू क्या होता है, सीधे जमीन में जाता है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे तना का उदाहरण है। करा साइटोकाइनिन, करा पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, जो क्या है, कोशिका के विभाजन को, मतलब कई सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होती हैं पौधों में, तो उसी को क्या कहते हैं, उसको विभाजित होने के लिए प्रेरित कौन करता है, साइटोकाइनिन। और पौधों की वृद्धि के लिए जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। जगदीश चंद्र बोस ने क्या, पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ का क्या किया था, आविष्कार किया था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला कह रहा है इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। एजी टेंसले ने क्या किया था, सर्वप्रथम इकोसिस्टम का यूज किया था। फिर अगला, शाकाहारी जीव जैसे हिरण, गाय खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं कौन कहलाते हैं, हमारे जैसे हिरण, गाय, ये क्या है, खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक जीव कहलाते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये क्या है, यहाँ पर प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये क्या, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। और ये क्या है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। सब क्या है, प्राइमरी उपभोक्ता है सब। फिर ये हमारे सेकेंडरी उपभोक्ता हैं।
और ये हमारे टर्शियरी उपभोक्ता हैं। और ये हमारे क्वार्टरली मतलब चतुर्थ उपभोक्ता हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। करा रेड डाटा बुक कर संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड IUCN द्वारा जारी होता है। जो रेड डाटा बुक होता है यह कौन जारी करता है? IUCN द्वारा जारी किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य मानव शरीर में क्या होता है? जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं मानव शरीर में कार्य क्या करती हैं? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, कि रोगों से रक्षा, कि भोजन का संवहन या थक का जमाना। तो ये क्या करती हैं? रोगों से रक्षा यानी प्रतिरक्षा करती हैं। इन्हें सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं? सैनिक कोशिका भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। करा मानव रक्त के प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 50, 75, 60 या 90 से 92। तो हमने क्या पढ़ा? मानव रक्त में जो प्लाज्मा की में जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से कितना? 92%। 90 से 92% क्या होती है? जल की मात्रा होती है। जबकि 10 पर कितना? 8 से 10% क्या होती हैं? प्रोटीन व खनिज लवण होते हैं। प्रोटीन 8 से 10% प्रोटीन व खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण होते हैं। फिर अगला कह रहा है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? अस्थि को टेंडन, लिगामेंट, उपास्थ या प्लाज्मा। तो जो अस्थि को क्या है? बोन से बोन को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। यह हड्डियों के जोड़ों को क्या करता है? बांधे रखता है। यह हड्डियों के जोड़ों को क्या करता है? बांधने का कार्य करता है। बांधने का। हड्डियों और जोड़ को क्या करेगा? बांधे रहेगा। इसीलिए हमारी क्या होती है? हड्डियां जुड़ी होती हैं लिगामेंट के कारण। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। टेंडन या कंडरा, लिगामेंट, न्यूरॉन या नेफ्रॉन। तो ये क्या है? मांसपेशी को अस्थि से, यानी जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उन्हें क्या करता है? हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है टेंडन या कंडरा। यह पेशियों की गति को हड्डी तक पहुंचाता है। जो हमारी पेशियों में क्या होती है? गति होती है, उसे क्या करता है? हड्डियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। करा पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? जो पौधों की में क्या करता है? कोशिका विभाजन को क्या करता है? प्रेरित करता है। प्रेरित करता है करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एथिलीन। तो करा पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, कोशिका विभाजन को कौन करता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन या पौधों की तीव्र वृद्धि में क्या करता है? मदद करता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से आलू पौधे का कौन सा रूपांतरित भाग है? रूपांतरित जड़, रूपांतरित तना, पत्ती या फल। तो क्या है यह हमारा? जो रूपांतरित तना यानी स्टीम कंद, रूपांतरित तना यानी ऑप्शन नंबर, तो जड़ हो गया ना, सॉरी। रूपांतरित तना यानी स्टेम। जबकि शकरकंद रूपांतरित जड़ होता है। जो शकरकंद होता है वह रूपांतरित जड़ का उदाहरण होता है, लेकिन रूपांतरित तना का उदाहरण आलू है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है गाजर एवं मूली वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से पौधे के किस भाग के उदाहरण हैं? रूपांतरित तना, जड़, पुष्प या पत्ती। तो क्या है यह? गाजर क्या है? रूपांतरित जड़। रूपांतरित क्या है? गाजर रूपांतरित क्या है? जड़ है। रूपांतरित जड़ का उदाहरण है। गाजर में कौन सा जड़ पाया जाता है? मूसला जड़। गाजर में मूसला जड़। गाजर क्या है? मूसला जड़ का, मूसला जड़ का क्या है? उदाहरण है। गाजर क्या है? मूसला जड़ का उदाहरण है। और झकड़ा जड़ किसमें पाया जाता है? सरसों। सरसों में देखेंगे क्या होगा? झकड़ा जड़ होता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा पारिस्थितिकी जो अरहर होता है, अरहर में झगड़ा जड़ पाया था। करा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इकोसिस्टम का प्रयोग कौन सबसे पहले किया था? एजी टेंसले ने। एजी टेंसले ने कब किया था? 1900
1935 ईस्वी में। एजी टेंसले ने 1935 ईस्वी में प्रयोग किया था। इकोलॉजी शब्द हेगेल ने दिया था, जबकि इसको इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये तो इकोसिस्टम है ना। इकोलॉजी शब्द इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? हेगेल ने। इकोलॉजी शब्द को क्या किया था? हेगेल ने दिया था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। कह रहा किसी भी पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? कोई भी खाद्य श्रृंखला है, प्राइमरी कंज्यूमर में जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? उत्पादक पेड़ पौधे, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव या अपघटक। तो शाकाहारी जीव कौन होते हैं? पारिस्थितिकी खाद्य प्राथमिक कंज्यूमर क्या कहते हैं? कौन होते हैं? शाकाहारी जीव, जिसे हेर्बोरियस कहते हैं। शाकाहारी जीव जैसे गाय, बकरी, हिरण, ये सब क्या? शाकाहारी जीव। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आते हैं? शाकाहारी जीव। फिर बढ़ते हैं आगे। रेड डाटा बुक जारी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो रेड डाटा बुक कौन जारी करती है? IUCN। रेड डाटा बुक को क्या कहती है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये क्या इसका फुल फॉर्म है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला मशरूम किस जीव वर्ग का हिस्सा है? जो हमारा मशरूम है, सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम, यह क्या है? कवक है कि शैवाल है कि जीवाणु है कि ब्रायोफाइटा है। तो यह क्या है? यह कवक या फफूंद का क्या है? उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह कवक या फफूंद का क्या उदाहरण है? इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसे आप चाव से खाते हैं। तो यह क्या है? एक प्रकार का कवक या फफूंद है। तो बढ़ते हैं आगे। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है में प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशित अभिक्रिया है वह कहाँ होती है? तो यह कहाँ होती है? ग्रेना में, स्ट्रोमा में, राइबोसोम में या कोशिका भित्ति में। तो जो डार्क रिएक्शन होगा वो होती है कहाँ? स्ट्रोमा में, जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में होती है। तो यहाँ पर डार्क रिएक्शन और यहाँ पर अप्रकाशिक है, और यहाँ पर क्या है? प्रकाशिक, लाइट रिएक्शन। प्रकाशिक कहाँ होती है? ग्रेना में, और जो डार्क होती है वो क्या होती है? स्ट्रोमा में। तो ये ध्यान रखिएगा। DS स्ट्रोमा, डार्क स्ट्रोमा। LG यानी लाइट ग्रेना। LG याद रखिए, लाइट मतलब ग्रेना, DS मतलब डार्क यानी स्ट्रोमा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। ये क्या है? DS है। ये क्या है? IG है। तो बढ़ते हैं आगे। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग किस अंग की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किया जाता है? जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है मस्तिष्क के, हृदय का, फेफड़े का या यकृत का। तो इससे हम क्या करते हैं? हृदय की जांच की जाती है। जबकि जो हमारा EEG होता है, EEG इसका किसके लिए? मस्तिष्क की जांच के लिए होता है। मस्तिष्क के लिए क्या होता है? EEG। और ये हमारा क्या है? हृदय के लिए ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्रों का जोड़ा, कौन सा जोड़ा उत्तरदायी होता है? 1ला जोड़ा, 22वां जोड़ा या 23वां जोड़ा या सभी जोड़े। तो जो हमारा क्या होता है? मानव में क्या होता है? बच्चे के लिंग निर्धारण में कौन सा जोड़ा? तो हमारा 23वां जोड़ा क्या होता है? 23वां जोड़ा, 23वां सेक्स क्रोमोसोम। यानी हमारा जो 23वां जोड़ा होता है इसमें क्या होते हैं? XX। 23वें जोड़े में क्या है? XX और XY होते हैं। तो 23वें जोड़े में क्या होता है? यदि XX आ गया तो XX आ गया तो क्या हो गया? लड़की हो जाएगी,
और XY आ गया तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो 23वां जोड़ा क्या करता है, निर्धारण करता है लड़के और लड़की का। तो यहाँ पर क्या होगा, लड़की है तो X पाया जाएगा और लड़का है तो XY दोनों पाया जाएगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन करा, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति मुख्य रूप से किन दो रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। जो कलर ब्लाइंडनेस से कोई पीड़ित व्यक्ति है तो मुख्य रूप से किन दो रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। तो किन दो रंगों में क्या हो सकता है, अंतर नहीं कर पाता है। तो पीला व नीला, लाल व हरा, काला व सफेद, बैगनी व गुलाबी। तो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति मुख्य रूप से किन दो रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल और हरा में। इसीलिए जो कलर ब्लाइंडनेस पीड़ित होता है उसे क्या किया जाता है, ट्रेन चलाने के लिए नहीं दिया जाता है। इसलिए जब भी कोई रेलवे का एग्जाम देता है तो उसमें क्या होता है, आँख का टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। उसके लिए सबसे पहले पता चले लाल लाल जल रहा है कि हरा, पता ही नहीं चल पा रहा है। लाल झंडी देना है तो लाल जल रही है तो हरा समझ लिया, और हरा जल रही तो लाल समझ लिया। पता चला रेड पे चला दिया, हरे पे रोक दिया और एक्सीडेंट करा दिया, पूरी जिंदगी तहस नहस कर दिया सबका। तो बढ़ते हैं आगे। करा, मानव शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है। जो मानव शरीर में जो संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबॉडी होती है वह उसका निर्माण कहाँ होता है। तो उसका निर्माण होता है लिम्फोसाइट में। कहाँ होता है, लिम्फोसाइट में। तो उसका निर्माण कहाँ होता है, लिम्फोसाइट में। यह WBC का ही एक प्रकार है। यह क्या है, WBC का प्रकार। यह टाइप्स ऑफ WBC, टाइप्स ऑफ WBC, WBC का क्या है, एक प्रकार है। और ये जो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, यह एक कौन सी बीमारी है, एक लिंग संलग्न क्या है, यह अनुवांशिक रोग है। यह क्या है, एक अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। तो बढ़ते हैं आगे। अब करा, प्राकृतिक रूप से हृदय धड़कन प्रारंभ करने वाली प्राकृतिक पेसमेकर को वैज्ञानिक नाम क्या है। जो हमारा प्राकृतिक पेसमेकर होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। प्राकृतिक पेसमेकर का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है हमारा, यस्से नोड, यस्से नोड, साइनोएट्रियल नोड। मतलब जो हमारा प्राकृतिक पेसमेकर होता है, जो प्राकृतिक रूप से जो हृदय धड़कन प्रारंभ करने वाली प्राकृतिक पेसमेकर होती है, उसमें क्या कहते हैं, यस्से नोड। यह दाएं अलिंद में क्या होता है, स्थिर होता है। कहाँ स्थिर होता है, दाएं अलिंद में, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में क्या होता है, यह स्थित होता है, स्थित होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा, पौधों में होने वाली सूक्ष्म वृद्धि को मापने वाले यंत्र क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने की थी। जो पौधों में होने वाली वृद्धि है, क्रिस्कोग्राफ को किसने खोज किया, CV रमन ने, जगदीश चंद्र बोस ने, या होमी जहांगीर भाभा ने, या अरविंद खुराना ने। तो जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ का खोज किया था। इन्होंने सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन है। इन्होंने क्या किया, इसके द्वारा सिद्ध किया कि क्या है, पौधों में भी जीवन होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह पत्ती के क्लोरोफिल वर्णक की आणविक संरचना में कौन सी धातु पाई जाती है। जो क्लोरोफिल है उसकी जो वर्णक की आणविक संरचना, अणुओं की संरचना होती है, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या जस्ता। तो इसमें क्लोरोफिल की वर्णक की आणविक संरचना में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। यह पत्ती को प्रकाश अवशोषण में क्या करता है, मदद करता है। यह क्या करता है, जो मैग्नीशियम है प्रकाश अवशोषण में मदद करता है। प्रकाश अवशोषण में, प्रकाश अवशोषण में क्या करता है, क्षण में मदद करता है। तो उम्मीद है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। ग्लूटियस मैक्सियस, सार्टोरियस, स्टेपिडियस या बाइसेप्स। तो कह रहा, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा सार्टोरियस, सार्टोरियस। यह जांघ में स्थित होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी पेशी कौन सी है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी पेशी कौन सी है। तो हमारा
राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीडियस। स्टेपीडियस सबसे छोटी कोशिका स्टेपीडियस। यह कान की स्टेप्स हड्डी से जुड़ी होती है। स्टेपीडियस क्या है? कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज से क्या होती है? जुड़ी होती है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? दलहनी फसल की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला जीवाणु कौन सा है? इंजोटोरोबैक्टर या राइजोबियम या लैक्टोबैसिलस या ई कोलाई। तो कह रहा दलहनी फसलों में जड़ों में क्या नाइट्रोजन को क्या करना? फिक्स करना, स्थिर करने वाला कौन है? राइजोबियम। यह पौधों को नाइट्रेट क्या करता है? प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है शर्करा को अल्कोहल में बदलने की किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या रॉबर्ट हुक ने। तो शर्करा की अल्कोहल में बदलने की जो किण्वन प्रक्रिया है की खोज किसने की थी? तो 23 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने। कब? 1857 में। 1857 में पाश्चुरीकरण की खोज भी इन्होंने की थी। लुई पास्चर ने क्या किया था? किण्वन की खोज, और पाश्चुरीकरण की भी क्या की थी? खोज इन्होंने ही की थी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा पोलियो रोग शरीर में किसके संक्रमण के कारण फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो कह रहा जो पोलियो रोग है शरीर में किसके संक्रमण के कारण फैलता है? तो पोलियो रोग शरीर में किसके संक्रमण के कारण फैलता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। यह दूषित जल व भोजन से तंत्रिका तंत्र पर क्या करता है? हमला करता है। तो बढ़ते हैं आगे। पेचिस या अतासार बीमारी किस एक कोष की जीव के कारण होती है? प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ट्रिपैनोसोमा या पैरामीशियम। तो कह रहा जो पेचिस या अतासार बीमारी किस एक कोष की जीव के कारण होता है? तो कौन सा एक कोष की जीव है? तो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक कोष की जीव के कारण क्या होता है? पेचिस होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भोजन के पाचक में सहायक अधिकांश एंजाइमों की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? भोजन के पाचक में जो सहायता करने वाले अधिकांश एंजाइम होते हैं उसकी क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? केवल वायु दाब पर, या उपयुक्त तापमान एवं पीएच मान पर, या केवल जल की मात्रा पर, या प्रकाश की उपस्थिति पर। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तापमान एवं पीएच मान पर। तो जो भोजन में जो पाचक में क्या है? सहायक अधिकांश एंजाइम होते हैं, उपयुक्त तापमान मतलब टेम्परेचर, अधिक ताप पर एंजाइम क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अधिक ताप पर क्या होंगे? एंजाइम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या चाहिए? सामान्य तापमान चाहिए, और पीएच मान भी क्या होना चाहिए? उसके हिसाब से होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा थैलेसीमिया रोग में मानव शरीर किसका निर्माण करने की क्षमता खो देता है? थैलेसीमिया होता है तो इंसुलिन का निर्माण करेगा कि हीमोग्लोबिन की थ्रोम्बिन या मेलेनिन। तो कह रहा जो थैलेसीमिया बीमारी है इसमें मानव शरीर किसका निर्माण करने की क्षमता खो देता है? तो इसमें होमोग्लोबिन एक वंशानुगत रक्त विकार होता है। तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं कर पाएगा। थैलेसीमिया जिस व्यक्ति को हो जाएगा वो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं कर पाता है, और यह एक क्या है? वंशानुगत बीमारी है। तो बढ़ते हैं आगे। कर्म मानव मुंह में भोजन चबाने के लिए प्रयुक्त होने वाला सबसे चौड़े दांत को क्या कहते हैं? जो हमारा भोजन को क्या कर रहे हैं? हम चबा रहे हैं, तो हमारा सबसे चौड़ा दांत कौन सा है? कृंतक है, रदनक है, चवर्णक है या प्रीमोलर है? तो चबाने के लिए कह रहा तो चवर्णक, सीधा याद रखिए, चबाने के लिए चवर्णक। यह भोजन को पीसने का कार्य करता है, या क्या करता है? भोजन को पीसता है चबा चबा कर। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा केसर पौधे के किस मुख्य भाग से प्राप्त किया जाता है? सूखे पत्ते, वर्तिकाग्र या स्टिमा, या जड़ या तना। तो कह रहा केसर पौधे के किस मुख्य भाग से प्राप्त किया जाता है? तो केसर पौधे के किस मुख्य भाग से प्राप्त किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसर पौधे के किस मुख्य भाग से प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पुष्प का वर्तिकाग्र यानी
स्टिग्मा या वर्तिकाग्र से। तो केसर पौधे के किस मुख्य भाग से प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र से। तो बढ़ते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है विटामिन B12 की संरचना में कौन सी धातु उपस्थित होती है? विटामिन B12 की संरचना में कौन सी धातु उपस्थित होती है? लोहा, कोबाल्ट, तांबा, जस्ता। तो जो कोबाल्ट होता है वो क्या होता है? विटामिन B12 की संरचना में उपस्थित होती है कोबाल्ट। इसकी कमी से हानिकारक एनीमिया होता है। कोबाल्ट की कमी से क्या होता है? हानिकारक एनीमिया होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सेशन पसंद आया हो। यदि सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए 9839254616। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे और वहाँ पर टेस्ट भी कराया जाएगा। अभी तो नहीं चल रहा है टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा जल्दी। तो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेशन शेयर करेंगे तो जल्दी केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तो शुरू होने वाला है, जल्दी आपका मैथ का, रीजनिंग का भी क्लास मिलने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।